हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक अनुबंध के होने के लिए प्रस्ताव होना आवश्यक है। अनुबंध की शुरुआत प्रस्ताव से ही होती है। तो प्रस्ताव होने के लिए उसमें क्या मुख्य लक्षणों की आवश्यकता होती है, क्या उसके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला जो एलिमेंट है कि एक प्रस्ताव होने के लिए कम से कम 2 पार्टीज चाहिए, 2 पक्षकार चाहिए। एक व्यक्ति अपने स्वयं के सामने कोई प्रस्ताव नहीं रख सकता। अगर वो रखता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। दूसरा जो लक्षण है वो ये है कि हम सामने वाले व्यक्ति से जब प्रस्ताव रखते हैं तो हम उस व्यक्ति से कुछ काम करवाना चाहते हैं या उस व्यक्ति को कुछ काम करने से रोकना चाहते हैं। हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि वो व्यक्ति हमारे लिए कुछ काम करे या कुछ काम न करे, करने से रुक जाए जो वो करने वाला था, तो हम उसे प्रस्ताव कहेंगे। कि ए ने बी से एक लोन लिया है, वो लोन ड्यू हो गया है। ए बी से कहता है कि यदि तुम 6 महीने वेट करोगे तो मैं तुम्हें 10% एक्स्ट्रा दूंगा। यहाँ पे जो वो 6 महीने वेट करने की कह रहा है, मतलब 6 महीने तक वो उस पर कोई कार्यवाही नहीं करे, तो काम नहीं करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। तो प्रस्ताव में जो विषय वस्तु है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तीसरा जो लक्षण है वो ये है कि हम सामने वाले की सहमति प्राप्त करने की इच्छा से कोई प्रस्ताव रखते हैं, कोई बात कहते हैं, तभी हम उसको प्रस्ताव कहेंगे। हमारा उद्देश्य सामने वाले की सहमति प्राप्त करने का होना चाहिए। इसमें 2 सिचुएशंस आती हैं। एक ये है कि हम प्रपोजल नहीं रख रहे बल्कि प्रस्ताव करने की इंटेंशन जाहिर कर रहे हैं, मंशा जाहिर कर रहे हैं, तो उसे हम प्रस्ताव नहीं कहेंगे। ए के पास कोई सामान है, कोई मोटर बाइक है, वो बी से कहता है कि अगर मुझे कोई अच्छा ग्राहक मिल जाएगा तो मैं उसे 10,000 में बेचना चाहता हूँ। यहाँ पर बी के सामने उसने प्रस्ताव नहीं रखा बल्कि सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर की है प्रस्ताव रखने की। बी यदि ए से कहता है कि मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल 10,000 में खरीदना चाहता हूँ, तो बी क्या कर रहा है? बी स्वीकृति नहीं दे रहा बल्कि बी ए के सामने प्रस्ताव रख रहा है। ए ने जो काम किया वो प्रस्ताव नहीं था बल्कि उसकी इंटेंशन थी कि वो प्रस्ताव रखेगा। दूसरा है कि प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण में अंतर हमें पता होना चाहिए। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि हमें लगता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के सामने प्रस्ताव रख रही है, बल्कि वो प्रस्ताव नहीं होता, वो होता है प्रस्ताव के लिए निमंत्रण। उसको दूसरी पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हम किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर हमें मेन्यू मिलता है। उस मेन्यू में जो जो सामान उस होटल या रेस्टोरेंट में खाने का अवेलेबल है प्लस उसके रेट हमें दिखते हैं। तो दिखने में लगता है कि वो जो लिस्ट है, प्राइस लिस्ट है, वो होटल या रेस्टोरेंट का मालिक हमें इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और हमारा सामान खरीदिए। पर ऐसा नहीं है। वो प्रपोज़ल नहीं रख रहा बल्कि वो क्या कर रहा है, वो हमें खरीदने के लिए, प्रपोज़ल रखने के लिए आमंत्रित कर रहा है। हम वहाँ पर गए, हमें जो चाहिए था वो हमने पसंद किया। हमने काउंटर पे जाकर जब ऑर्डर दिया तो वो क्या हुआ? वो प्रस्ताव हुआ। जो प्राइस लिस्ट दुकानों पे लगी हुई है या जो मेन्यू में जो प्राइस लिस्ट है वो क्या है? वो आमंत्रण है, कस्टमर्स के लिए आमंत्रण है कि आप आओ और हमारे सामने प्रस्ताव रखो। अब हम उस दुकानदार को या उस रेस्टोरेंट के मालिक को फोर्स नहीं कर सकते कि हमने जो चीज़ मांगी है वो हमें दे दे। क्यों? क्योंकि उसने प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया। उसके पास ये अधिकार है कि उस प्रस्ताव को स्वीकृत भी कर सकता है और अस्वीकृत भी कर सकता है। तो प्रस्ताव और प्रस्ताव का निमंत्रण 2 अलग अलग सिचुएशंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रस्ताव तो हो गया, प्रस्ताव में जो आवश्यक लक्षण हैं वो भी हमने देख लिए, पर एक प्रस्ताव को लीगल बनाने के लिए, उसको कानूनी मान्यता देने के लिए उसमें कुछ कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। वो कंडीशंस क्या क्या हैं? उसमें फर्स्ट कंडीशन है कि ऑफर मस्ट बी मेड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। जो प्रस्तावक है उसकी इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो प्रस्ताव पूरा नहीं किया जाता है तो वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा। हम अपने फ्रेंड को खाने पे बुलाते हैं, अपने फ्रेंड को कुछ गिफ्ट देने का प्रॉमिस करते हैं, हम किसी शादी में जाने का प्रॉमिस करते हैं, तो हमारी इंटेंशन इस तरह की नहीं होती है कि हम
यदि सामने वाली पार्टी हमारे अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करे तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे। तो इस प्रकार के जो प्रस्ताव है वो कानूनी प्रस्ताव नहीं होते, वो सामाजिक प्रस्ताव होते हैं जिनसे किसी प्रकार की लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती हैं। हमारे अधिनियम में हम जिन प्रस्तावों की बात करते हैं वो प्रस्ताव कैसे होते हैं? वो प्रस्ताव होते हैं इस प्रकार के जिसमें दोनों पक्षकारों की मंशा, दोनों पक्षकारों की जो इंटेंशन है वो इस प्रकार की होती है कि अगर कोई भी एक पार्टी अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करेगी, अपने वचन को पूरा नहीं करेगी, तो दूसरी पार्टी उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकती है। तो इन्हीं प्रकार के प्रस्तावों को हम आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं। एक प्रस्ताव को कानूनी रूप से लागू करवाने की मंशा दोनों पार्टीज में होनी चाहिए। सेकंड जो रूल है वो ये है कि द टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग। जो प्रस्ताव की शर्तें हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वो बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, उनमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। शर्तों में विषय वस्तु से संबंधित हो सकती हैं, मूल्य से संबंधित हो सकती है, दाम से संबंधित शर्तें हो सकती हैं। एक एग्जाम्पल मैं इसका बताऊंगी कि ए के पास 2 घोड़े हैं। वो बी से कहता है कि तुम मेरा कोई सा भी घोड़ा 10,000 रुपये में खरीद सकते हो। बी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा कोई सा भी घोड़ा 10,000 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर ए और बी ने जो प्रस्ताव और स्वीकृति की है उसकी विषय वस्तु वो घोड़ा है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, पर दोनों ने क्लियर नहीं किया, दोनों ने निश्चित नहीं किया कि दोनों किस घोड़े की बात कर रहे हैं। तो जब तक ये निश्चित नहीं होगा तब तक वो प्रस्ताव वैध प्रस्ताव नहीं माना जाएगा, तब तक उस प्रस्ताव की स्वीकृति का कोई मतलब नहीं होगा। ए के पास एक घोड़ा है, वो बी से कहता है कि मैं ये घोड़ा तुम्हें 10,000 या 12,000 में बेचने के लिए तैयार हूँ। बी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें 10,000 या 12,000 में तुमसे ये घोड़ा खरीदने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर विषय वस्तु तो फिक्स है पर जो मूल्य है वो फिक्स अभी तक नहीं हुआ है। तो जब तक वो मूल्य निश्चित नहीं हो जाएगा तब तक वो प्रस्ताव वैध रूप से लागू नहीं हो सकता। तो प्रस्ताव की जो विषय वस्तु हैं, प्रस्ताव में जो चीज़ें हैं, जो शर्तें हैं वो निश्चित होनी चाहिए, उसे उनमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक प्रस्ताव है वो जनरल हो सकता है या स्पेसिफिक हो सकता है। ऑफर में बी जनरल और स्पेसिफिक। प्रस्ताव निश्चित हो सकता है या सामान्य, विशिष्ट हो सकता है या सामान्य हो सकता है। सामान्य प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव होता है जो जन साधारण के सामने रखा जाता है, जिसे कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। विशिष्ट प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति विशेष के सामने रखा जाता है, उसे उस व्यक्ति के द्वारा ही स्वीकार किया जा सकता है, उसे कोई और व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। ए बी के सामने एक प्रस्ताव रखता है, बी उस प्रस्ताव की स्वीकृति दे उससे पहले सी वो प्रस्ताव सुनता है और ए से कहता है हाँ, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। यहाँ पर क्योंकि जो प्रस्ताव रखा गया वो कैसा प्रस्ताव था, वो विशिष्ट प्रस्ताव था। ए ने बी के सामने प्रस्ताव रखा था, उसकी स्वीकृति सी नहीं दे सकता। सी ने स्वीकृति दी तो वो वास्तव में स्वीकृति नहीं है बल्कि वो प्रस्ताव है। अब प्रस्ताव किसने रखा? सी ने ए के सामने रखा। ए चाहे तो उसे स्वीकार करे और चाहे तो अस्वीकार कर सकता है। सामान्य प्रस्ताव जो भी व्यक्ति जिसकी भी नॉलेज में वो प्रस्ताव है, कोई भी व्यक्ति उसे स्वीकार कर सकता है। ऐसे प्रस्ताव को हम सामान्य प्रस्ताव कहते हैं। इससे रिलेटेड एक केस आपको पढ़ना है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एक दवाई निर्माता कंपनी थी। उसने इन्फ्लुएंजा की दवाई बनाई और समाचार पत्र में विज्ञापन दिया कि कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित शर्तों के अंतर्गत दिए गए निर्देशों के अंतर्गत इन्फ्लुएंजा की इस दवाई का प्रयोग करेगा उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। यदि उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो उसे 100 पौंड का कंपनी के द्वारा कंपनसेशन दिया जाएगा। मिसेस कार्लिल एक महिला थी, उन्होंने दवाई के निर्देशों के अनुसार दवाई का सेवन किया, फिर भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। उन्होंने कंपनी से दावा किया कि मुझे 100 पौंड दिए जाएं। कंपनी ने मना किया, वो कोर्ट में गई तो कोर्ट ने ये फैसला दिया, क्योंकि यह कंपनी ने अपना पक्ष क्या रखा, कंपनी ने पक्ष रखा कि हमने मिसेस कार्लिल के सामने कोई प्रस्ताव नहीं रखा था, उन्होंने स्वीकार किया
और क्योंकि वो प्रस्ताव उनके सामने नहीं रखा गया था तो वो प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती थी। कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? कोर्ट ने कहा कि क्योंकि यह समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया था, ये जो शर्तें थी उनको मिसेस कार्लिल ने पूरी तरह से फॉलो किया था, तो ये प्रस्ताव कैसा प्रस्ताव हुआ? एक सामान्य प्रस्ताव हुआ। कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार कर सकता था, तो कंपनी को, मिसेस कार्लिल को कंपनसेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक लीगल प्रपोजल के लिए ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जो प्रस्ताव है वो स्पष्ट हो सकता है या गर्भित हो सकता है। स्पष्ट का मतलब जब हम लिख कर, बोल कर सामने वाले को एक्सप्रेस करके अपना प्रस्ताव रखते हैं, वो स्पष्ट प्रस्ताव कहलाता है। इम्प्लाइड प्रस्ताव होता है कि हम बोलते नहीं हैं, हम कुछ कहते नहीं हैं, हम लिख कर नहीं दे रहे, पर हमारी एक्टिविटीज़ इस तरह की है कि सामने वाली पार्टी को पता चल जाता है कि हमने प्रस्ताव रखा। ऐसे प्रस्ताव को हम क्या कहेंगे? गर्भित प्रस्ताव कहेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब हम बस में यात्रा करते हैं, तो बस स्टॉप पर हम खड़े हैं, बस रुकती है, हम बस में चढ़ते हैं और टिकट खरीदते हैं। टिकट खरीदने का जो हमारा काम है, उसमें हम कंडक्टर से या ड्राइवर से नहीं कह रहे कि इस डेस्टिनेशन पर हमें जाना है, क्या आप हमें लेकर जाएंगे। टिकट खरीद कर हमने क्या रखा? हमने उस परिचालन सेवा से या उस ऑपरेटिंग सर्विस से या उसके मालिक से हमने एक तरह का प्रस्ताव रखा है कि मैं आपकी बस में उस डेस्टिनेशन पर जाना चाहता हूँ, क्या मुझे लेकर जाएंगे। जैसे ही टिकट हमें मिली तो उस प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रस्ताव कैसे हैं? गर्भित प्रस्ताव। जिस प्रकार से स्पष्ट प्रस्ताव जो लिखित या मौखिक प्रस्ताव है वो कानूनी रूप से लागू होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो गर्भित प्रस्ताव है वो भी लागू होते हैं, उनकी भी उतनी ही मान्यता रहती है। कोई भी टिकट हमारे पास है तो वो परिचालन कंपनी, वो यात्रा कंपनी हमें मना नहीं कर सकती है उस डेस्टिनेशन पर छोड़ने के लिए, उन्हें लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रस्ताव वैध प्रस्ताव था। ऑफर शुड बी इन शेप ऑफ ए रिक्वेस्ट एंड नोट एन ऑर्डर। जो ऑफर है वो रिक्वेस्ट की फॉर्म में होना चाहिए, विनय की फॉर्म में होना चाहिए, ऑर्डर नहीं होना चाहिए। हम सामने वाली पार्टी के सामने प्रस्ताव रखते हैं तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ काम करे या कुछ काम करने से अलग रहे। हम उसे आदेश नहीं दे सकते कि तुम्हें ये काम हमारे लिए करना ही पड़ेगा। सामने वाली पार्टी चाहे तो करे और चाहे तो नहीं करे। तो हमेशा जो प्रस्ताव है वो विनय के रूप में होना चाहिए, ऑर्डर के रूप में नहीं होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी फॉर पॉसिबल एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रस्ताव जो रखा गया है वो किसी संभव कार्य के लिए होना चाहिए। प्रस्ताव इस प्रकार का होना चाहिए कि वो कार्य करना संभव हो। एक गुरु अपने चेले से कहता है कि मैं तुम्हारे मरे हुए पुत्र को जीवित कर दूंगा यदि तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दोगे। ये प्रस्ताव कैसा प्रस्ताव है? किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित करना पॉसिबल नहीं है, तो ये प्रस्ताव असंभव कार्य को करने के लिए है। तो ये प्रस्ताव की किसी प्रकार की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती, उसकी किसी प्रकार की कोई एक्सिस्टेंस नहीं होती। जमीन से खजाना निकालने का प्रस्ताव है, किसी मृत व्यक्ति को जीवित करने का प्रस्ताव है, लोहे को सोना बनाने का प्रस्ताव है, आसमान से तारे तोड़ने का प्रस्ताव है, जादू का प्रस्ताव है। ये सब प्रस्ताव ऐसे हैं जिनका पूरा होना संभव ही नहीं है, तो इन प्रस्तावों को हम कानूनी रूप से लागू नहीं करवा सकते। तो ऑफर हमेशा, प्रस्ताव हमेशा किसी संभव कार्य के लिए ही होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है कि प्रस्ताव का संवहन आवश्यक है। प्रस्ताव का संवहन अवश्य होना चाहिए। यदि प्रस्ताव का संवहन नहीं हुआ है तो वो प्रस्ताव को कानूनी रूप से लागू नहीं करवाया जा सकता, उसका कोई कानूनी एग्जिस्टेंस, लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। संवहन का मतलब है कि जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा गया है, जो व्यक्ति उसे स्वीकार करता है, उसे प्रस्ताव की जानकारी होनी चाहिए, उसे प्रस्ताव की सब शर्तें समझ में आ जानी चाहिए, उसी रूप में जिस रूप में प्रस्तावक ने शर्तें रखी हैं। तो प्रस्ताव का संवहन होना आवश्यक है। जब तक प्रस्ताव का संवहन सामने वाले पक्षकार तक नहीं होगा, सही रूप में नहीं होगा, तब तक उसकी स्वीकृति नहीं हो सकती। इससे रिलेटेड एक केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। गौरीदत्त एक व्यक्ति है, लालमन उसके यहाँ नौकरी करता है, उसका अकाउंटेंट है, मुनीम है। गौरीदत्त का भतीजा खो जाता है
गोरीदत्त लालमन जो कि उसका एम्प्लॉय है अपने भतीजे को ढूंढने के लिए भेजता है। लालमन उसके भतीजे को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसके बाद गोरीदत्त एक अनाउंसमेंट करता है, पेपर में ऐड देता है कि जो भी उसके भतीजे को ढूंढ कर लाएगा गोरीदत्त उसे 501 रुपये का इनाम देगा। लालमन को इस विज्ञापन की किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। लालमन को गोरीदत्त का भतीजा मिल जाता है, वो उसे ढूंढ लाता है। आने के बाद उसे पता चलता है कि गोरीदत्त ने इनाम की अनाउंसमेंट की है। वो गोरीदत्त से इनाम मांगता है। लालमन गोरीदत्त उसे मना कर देता है। लालमन कोर्ट में क्लेम करता है तो न्यायालय ये डिसीजन देता है कि क्योंकि प्रस्ताव तो रखा गया था, सामान्य प्रस्ताव था, कोई भी व्यक्ति उसे स्वीकार कर सकता था, पर क्योंकि लालमन को प्रस्ताव की जानकारी नहीं थी, प्रस्ताव की जानकारी नहीं होना मतलब प्रस्ताव का संवहन नहीं हुआ था, तो जब तक प्रस्ताव का संवहन नहीं होगा तब तक उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रस्ताव का संवहन नहीं हुआ, इसलिए लालमन इनाम का अधिकारी नहीं है, इसलिए उसे इनाम नहीं मिला। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो एक प्रस्ताव को वैध प्रस्ताव बनाने के लिए एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। इसमें से अगर कोई भी एलिमेंट मिसिंग होगा तो वो प्रस्ताव वैध प्रस्ताव नहीं होगा, और जो प्रस्ताव वैध प्रस्ताव नहीं है उसकी स्वीकृति का कोई मतलब नहीं होगा। तो अनुबंध होने के लिए एक प्रस्ताव एक वैध प्रस्ताव होना चाहिए, और वैध प्रस्ताव होने के लिए ये सारी कंडीशंस एक साथ, ये सारे नियम लागू होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि एक प्रस्ताव वैध प्रस्ताव है। थैंक यू।